हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी, सीएम का इस्तीफा। और दूसरी न्यूज़ है कि पुराने कानूनों में उलझ गए किसानों के जीवन की डोर, यानी कि 2018 से 2019 में किसानों ने ज़्यादा खुदकुशी की है और ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो इस न्यूज़ को भी हम देखेंगे। पहली न्यूज़ है कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी, सीएम का इस्तीफा। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले ही कांग्रेस ने सत्ता खो दी है। कांग्रेसी विधायकों के पिछले महीने से ही हो रहे इस्तीफे से संकट में आई मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी की सरकार आखिरकार सोमवार को गिर गई। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले ही सत्तारूढ़ कांग्रेस द्रमुक के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद बिना ध्वनि या वोटिंग के ही स्पीकर वीपी शिवा कोंदलू ने ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश विश्वास मत प्रस्ताव गिर गया है। सरकार समर्थक विधायकों की संख्या महज 11 रह गई है, जबकि विपक्षी खेमे में 14 विधायक हैं। नारायण स्वामी सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए विपक्ष ने पिछले सप्ताह उपराज्यपाल को एक अर्जी देकर सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देने की मांग की थी। उसके आधार पर उपराज्यपाल ने सोमवार को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। नेक्स्ट है कि पुराने कानूनों में उलझ गई किसानों के जीवन की डोर। कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन के बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट ने किसानों की दयनीय हालत को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने कृषि कानून अपनी उपयोगिता खो चुके हैं और किसानों की दशा में सुधार के लिए बड़े बदलाव की जरूरत है। सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आत्महत्या के मामले वर्ष दर वर्ष बढ़ते हैं। कई राज्यों में खेत मजदूरों की आत्महत्या के मामले में भी चिंताजनक वृद्धि हो रही है। आगे लिखा गया है इसमें न्यूज़ में कि जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि प्रतिदिन 28 किसान एवं खेत मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। सिर्फ 2019 के दौरान 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में खेत मजदूरों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है, जबकि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्महत्या के मामलों में साफ तौर पर वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम 2018 में देश भर में 5,763 किसानों की आत्महत्या की बात करें तो वहीं 2019 में 5,957 लोगों ने आत्महत्या करी है। अब इसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि खेत मजदूरों के आत्महत्या मामले थोड़े से कम हुए हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। मॉरिशस को 720 करोड़ रुपए देगा भारत। जैसा कि आपको पता होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ की यात्रा पर गए हैं मॉरिशस की। और दूसरी न्यूज़ है कि इटली के राजदूत समेत 3 की हत्या कर दी गई है। पहली न्यूज़ से देखते हैं। भारत ने सोमवार को मॉरिशस को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए $10 करोड़, लगभग 720 करोड़ रुपए की कर्ज सुविधा देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच वार्ता के बाद हुआ है। बातचीत में प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने कहा कि मॉरिशस और भारत की इच्छा है कि हिंद महासागर सुरक्षित और सबके लिए आने जाने के लिए खुला रहे। इसके लिए दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। दोनों देशों ने डोर्नियर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर से निगरानी के जरिए हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। विमान और हेलीकॉप्टर भारत 2 साल के पट्टे पर मॉरिशस को देगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के काफिले में चल रहे इटली के राजदूत और सुरक्षा कर्मियों पर पूर्वी कांगो में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में इटली के राजदूत ल्यूका अंतांसियो और 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। यह जानकारी इटली के विदेश मंत्रालय ने दी है। हमले से पहले आतंकियों ने इनका अपहरण करने की कोशिश की, जब नाकाम रहे तो गोली मार दी। वारदात कांगो के शहर गोमा से कुछ किलोमीटर दूर हुई है। घटना की जानकारी तुरंत ब्रसेल्स में चल रही यूरोपियन यूनियन की विदेश मंत्रियों की बैठक में दी गई। ईयू के प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना गंभीर है और हमारी घटना पर नजर है। अभी तक हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ल्यूका अंतानिसियो संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड
फूड प्रोग्राम मिशन पर जा रहे थे। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है कि चीन के 45 निवेश प्रस्तावों पर मंजूरी की तैयारी और विदेशी निवेश के दम पर रुपए ने जमाया सिक्का। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार हो रही मजबूती भी भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की पुष्टि कर रही है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों की पसंद बना हुआ है और पिछले 1 वर्ष में चीन के बाद सबसे अधिक विदेशी निवेश भारतीय बाजार में हुआ है। इस वजह से सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 1 वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 72 रुपये 50 पैसे रहा। पिछले वर्ष 28 फरवरी को डॉलर के मुकाबले रुपए का यही मूल्य था। बीते सप्ताह गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 72.65 पर बंद हुआ था। गत शुक्रवार को शिवाजी जयंती की वजह से बाजार बंद था। विशेषज्ञों के मुताबिक शेयर बाजारों में विदेशी निवेश के बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार मजबूत हो रहा है। इस वजह से पिछले साल एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में शुमार रुपया इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले वर्ष 22 जनवरी को $1 का मूल्य 73 रुपये था। इस वर्ष अब तक डॉलर के मुकाबले रुपए में 0.6% की मजबूती आई है, जो यह दर्शाता है कि आने वाले समय में रुपए की मजबूती का रुख जारी रह सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत सरकार चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इनमें ग्रेट वॉल मोटर और SIC मोटर कॉर्प के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम होने की खबरों के बीच सरकार एवं उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पिछले साल सीमा पर तनाव के बाद भारत ने चीनी निवेश पर नकेल कसी थी। ये निवेश प्रस्ताव भी तभी से लंबित थे। चीन से $2 अरब से ज़्यादा के करीब 150 निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में अटके थे। प्रस्तावों पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय के नेतृत्व में गठित अंतर मंत्रालयीय समूह के हांगकांग के रास्ते जापान और अमेरिका के कुछ निवेश प्रस्तावों को भी रोक दिया गया था। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिन 45 प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी है वे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है नए कृषि कानूनों से आगे का एजेंडा। सरकार को कृषि सुधारों पर आगे बढ़ने के साथ ही कृषि उत्पादों पर निर्यात कर लगाने पर भी विचार करना चाहिए। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है सबके हित में जातिगत जनगणना। जब देश में पशुओं की गणना होती है तो फिर इंसानों की जातिगत गणना से परहेज क्यों होना चाहिए। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 4 विकासशील देशों केन्या, कैमरून, पाकिस्तान और घाना में कृषि पर लागू करों का अध्ययन किया। इससे सामने आया कि पहले केन्या में कृषि से होने वाली 6 लाख रुपए सालाना की आमदनी पर आयकर देना पड़ता था। वर्ष 2018 में इस सीमा को घटाकर 1 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। कैमरून में भी कृषि पर आयकर का प्रस्ताव है। यदि अभी इसे लागू नहीं किया गया तो पाकिस्तान में 1997 में कृषि आयकर कानून पारित किया गया, जिसे वसूलने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। पाकिस्तानी पंजाब में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि पर आयकर देना होता है। उपरोक्त 4 देशों में केवल घाना में भारत के समान कृषि आयकर लागू नहीं है। अपने देश में इस छूट का दुरुपयोग हो रहा है। 2013-14 में कावेरी सीड्स नामक कंपनी ने 186 करोड़ रुपए की कृषि से अर्जित आय पर, मोनसेंटो इंडिया ने 94 करोड़ रुपए आय पर, मैक्लीओड रसेल ने 73 करोड़ रुपए आय, मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग निगम ने 62 करोड़ रुपए आय पर आयकर नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार घाना में कोको, जिससे चॉकलेट बनती है, पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दाम के बीच के अंतर के अनुसार निर्यात कर वसूला जाता है। इससे सरकार को राजस्व मिलता है और निर्यात भी प्रभावित नहीं होता है। कृषि उत्पादों के निर्यात में हम अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को भी वस्तु रूप में पैक करके विदेश भेज देते हैं। बासमती चावल के निर्यात में हम अपने जल को चावल के रूप में पैक करके
विदेश भेज देते हैं। अतः निर्यात कर लगाकर कृषि उत्पादों का निर्यात कम करने से हम अपनी भूमि और पानी का दोहन कम करेंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, जो अंततः हमारी खाद्य सुरक्षा को भी स्थापित करेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी निर्यात कर लगाने में नुकसान नहीं है, इससे सरकार को राजस्व मिलेगा। यद्यपि विदेशी मुद्रा कम अर्जित होने से नुकसान भी होगा। इन दोनों प्रस्तावों के सम्मिलित परिणाम को हम शून्य प्रायः मान सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार को कृषि सुधारों के साथ ही कृषि पर टैक्स को लेकर भी विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम कृषि उत्पादों का निर्यात कर लगाना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। भूमि अथवा आय की निर्धारित सीमा के तहत आयकर वसूल करना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हासिल हो और आर्थिक विकास पर खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव भी ना पड़े। सब्सिडी, अगर सब्सिडी की बात करी जाए तो इसको निरस्त करने के साथ साथ आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जिससे सब्सिडी हटाने पर सामाजिक न्याय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को निष्प्रभाव कर दिया जाए। इस प्रकार सब्सिडी को निरस्त करने से देश को खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों हासिल होंगे। वर्तमान में किसानों के साथ गतिरोध को हल करने के लिए सरकार को स्पष्ट रूप से इन 3 बातों को किसानों को बताना चाहिए और इन्हें लागू करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है सबके हित में जातिगत जनगणना। जनगणना की तैयारियों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जातिगत जनगणना की मांग उठाई गई है। इसके बाद कई संगठनों ने इस मांग के पक्ष में आवाज बुलंद कर दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया है। महाराष्ट्र की महात्मा फुले परिषद की ओर से उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण को आगे बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए उनका ठीक संख्या का पता न करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 340 का उल्लंघन है। जाति आधारित जनगणना के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि सरकार की आरक्षण सरीखी नीतियां जाति आधारित ही होती हैं। यदि जाति की जनगणना से प्रमाणित आंकड़े सरकार के पास होंगे तो उनसे संबंधित योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। देश में अभी तक 1931 के जाति के आंकड़ों के आधार पर ही योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। देश में 1931 तक सभी जातियों की गिनती हो रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन कार्य में रुकावट आई है। देश में जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, वैसे ही कई राज्यों में पिछड़ी जातियों के मंत्रालय भी हैं। जब मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू की गई थी तो अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 52% आंकी गई थी। मंडल आयोग ने गैर हिंदू समुदाय में भी पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण किया है, जिसके कारण कई मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार के एक अन्य सुझाव पर भी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने बिहार सरकार की तर्ज पर केंद्र को भी आरक्षण के लिए कर्पूरी फार्मूले पर अमल करने का सुझाव दिया है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा अति पिछड़ों के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं दिया गया है। बिहार में ओबीसी कोटे में कोटा 1978 में लागू है। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर 12% कोटा अति पिछड़ों के लिए लागू किया था, जिसका बड़ा विरोध उनकी ही जनता पार्टी ने किया था। इसके कारण कर्पूरी को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। जातिगत जनगणना कराने की नीतीश कुमार की मांग का स्वागत करते हुए अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भवन लाल साहनी ने सैद्धांतिक रूप से जस्टिस रोहिणी की अनुशंसा को लागू करने की आवश्यकता बताई है। दरअसल राजग सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। ओबीसी में मौजूदा जातियों को उपवर्गीय करने के लिए इसका गठन किया गया है, ताकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों के अधिक न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि आधिकारिक तौर पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाई है, मगर कहा जा रहा है कि उसमें ओबीसी कोटे को 4 भागों में बांटने की संस्तुति की गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में ओबीसी की 2633 जातियों के दम पर जातियों के 10 जाति समूहों को कोटे में 25% तक लाभ मिला है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि उनके बढ़ते दाम आम आदमी के लिए मुसीबत बन रहे हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के जतन इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि यह आशंका उभर गई है कि जो विकास की रफ्तार है वो किसी न किसी तरीके से प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय जब विकास कार्यों को गति देने की कोशिश की जा रही है तब फिर यह देखा ही जाना चाहिए कि आखिर पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि का सिलसिला कायम रहना कहाँ तक उचित है। इस मामले में केंद्र को भी सक्रिय होना चाहिए और राज्यों को भी। उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र हो या राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लाभान्वित होते हैं। यदि राज्य सरकारें यह चल रही है कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि थामने के लिए केंद्र सरकार कुछ करे तो उन्हें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह अपेक्षा उचित नहीं है कि केंद्र सरकार तो पेट्रोल डीजल पर अपने टैक्स कम करे क्योंकि राज्य सरकारें कुछ ना कुछ कर सकती हैं। उचित यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसे उपाय करें जिससे आम जनता को राहत मिले। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 स्वर्ण पदक। बेबीरोजिसाना चानू 51 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 69 किलोग्राम ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम मेंटेनग्रो के बुधवार में चल रहे 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में कुल 5 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर रही है। लकी राणा 64 किलोग्राम को रजत पदक मिला। भारतीय महिला टीम ने कुल 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। अरुंधति ने यूक्रेन की मेरियाना स्टोइको को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। चानू ने उज्बेकिस्तान की सबीना बोबोकुलोवा को 3-2 से शिकस्त दी। लकी को हालांकि फिनलैंड की लिया पुलिका के खिलाफ 0-5 की शिकस्त के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो ये आज का यानी 23 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।